नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग राजनीति शास्त्र से लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग का तीसरा वीडियो से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। ए है प्रधानमंत्री को, बी है राष्ट्रपति को और सी है लोकसभा के अध्यक्ष को और डी है गृह मंत्री को। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 323(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञापन पत्र सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस ज्ञापन पत्र में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिनमें आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, साथ ही उन सिफारिशों को न मानने के कारणों का भी उल्लेख किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। यह है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। बी है संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है और सी है ए तथा बी दोनों सही है। डी है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों सही है। संविधान के अनुच्छेद 315(2) के तहत यदि 2 या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा या जहां 2 सदन है वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनें। तो यहाँ है 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यह है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, बी है संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, सी है सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा और डी है सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों की समिति के द्वारा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बी है भारत के राष्ट्रपति, सी है राज्य के राज्यपाल, डी है मुख्यमंत्री, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ए है राष्ट्रपति, बी है राज्यपाल, सी है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग और डी है अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? ए है 315, बी है 316, सी है 317, डी है 318। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? यह है विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, बी है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, सी है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, डी है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? एक है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, 2 है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, 3 है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, 4 है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट है केवल 1 तथा 2, बी में केवल 3 तथा 4, सी में केवल 1, 2 तथा 3, डी में केवल 3। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा
केवल 3। अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। जबकि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने में संसद की भूमिका होती है तथा इन्हें अनुच्छेद 124(4) में उपबंधित रीति से संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से समावेदन पारित करने पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है? ए है सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर, बी है सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, सी है सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, डी है सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। अनुच्छेद 320 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों में सिविल सेवकों के स्थानांतरण का कार्य सम्मिलित नहीं है, जबकि प्रश्नगत अन्य कार्य राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों में शामिल है। इसलिए सिविल सेवकों के स्थानांतरण संबंधी परामर्श राज्य लोक सेवा आयोग से नहीं लिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? यह है भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा का अध्यक्ष, डी है भारत के राष्ट्रपति। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है? यह है मुख्यमंत्री की मांग और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, बी है निर्वाचन आयोग की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर, सी है राज्यपाल की मांग और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, डी है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। संविधान के अनुच्छेद 315(4) के अनुसार यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? यह है प्रधानमंत्री द्वारा, बी है केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, सी है राष्ट्रपति द्वारा, डी है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। अनुच्छेद 321 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। अतः राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? यह है भारत की संचित निधि पर, बी है राज्य की संचित निधि पर, सी है फीस द्वारा इसके स्वयं के एकत्र निधि पर, और डी है आकस्मिक निधि पर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, राज्य की संचित निधि पर। संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? यह है विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, बी है राष्ट्रपति के समक्ष, सी है राज्यपाल के समक्ष, और डी है मुख्य सचिव के समक्ष। तो संविधान के अनुच्छेद 323(2) के प्रावधानों के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग के कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल उसकी प्रति राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो है ऑप्शन सी हो जाएगा,
राज्यपाल के समक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई, वह कौन सा था? तो यह है इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1892, बी है काउंसलिंग एक्ट 1909, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 के भारत शासन अधिनियम की धारा 96C के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया। उस समय इसमें 1 अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे। सर रॉस वर्कर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1935 के अधिनियम के तहत इसका नाम 1 अप्रैल 1937 को संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया तथा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ यह संघ लोक सेवा आयोग में परिवर्तित हो गया। प्रांतीय स्तर पर पहली बार 1930 में मद्रास सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग हेतु भी प्रावधान किए गए थे, जिसके तहत 1937 में 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोग स्थापित हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो ये है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(2), बी है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3), सी है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(1) और डी है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 116(4). तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3). मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत 1 नवंबर 1956 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है? ए है शीला दीक्षित, बी है रोज मैथ्यू और सी है वीणा मजमूदार और डी है मार्गरेट आल्वा। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, रोज मैथ्यू। श्रीमती रोज एम मैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो वर्ष 1992 से 1996 के दौरान इस पद पर रही थी। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? ये है संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, बी है संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, सी है राजनीतिक दायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, डी है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अधिकरण। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अधिकरण। भारत के संदर्भ में नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियाँ जनता तक पहुँचती है। इस प्रकार यह सरकार की लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण होता है। नौकरशाही से यह अपेक्षित होता है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार एवं उन्हें कार्यान्वित करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती है। इस रूप में नौकरशाही राजनीतिक से दूर रहती है। भारतीय नौकरशाही का जटिल स्वरूप है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित है। यद्यपि नौकरशाही आर्थिक वृद्धि को सुलभ करने वाले अभिकरण के रूप में कार्य करती है, तथापि राजनीतिक स्थायित्व लोकसभा में विश्वास मत पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है? ए है अनुच्छेद 200, बी है अनुच्छेद 301, सी है अनुच्छेद 310, डी है अनुच्छेद 311। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, अनुच्छेद 310। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई
सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है। और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उस राज्य के राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न पद धारण करना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ए है 2003, बी है 2004, सी है 2005, डी है 2006। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 2004। लोक सेवा संबंधी सुधारों के सभी पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी 2004 को संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन पीसी होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई 2004 को सौंपी थी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप जो है मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो अब हम चलते हैं। धन्यवाद।